हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटॉमिक इंग्लिश। स्वागत है आप सभी का द हिंदू डेली वोकैब एंड एडिटोरियल एनालिसिस क्लास में। सभी प्यारे बच्चों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। चलिए भाई, आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह आपको मिलेंगे क्लास के बेनिफिट्स। सबसे पहले पोर्शन में हम कवर करेंगे वोकैब, डेली वोकैब, जो कि एडिटोरियल से हम सेलेक्ट करते हैं। और ये सारी की सारी वोकैब एग्जाम ओरिएंटेड वोकैब रहती है। आपको एग्जाम में यही वर्ड्स एज इट इज़ देखने को मिलते हैं। फिर हम करते हैं पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफिकेशन कि भाई ये जो वर्ड्स हैं ये हैं क्या, उनके सिनोनिम्स देखेंगे, उनके एंटोनिम्स। और इसी क्लास में आपको मिल जाएंगे इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो वोकैब के जितने फॉर्मेट्स हो सकते हैं इस एक सिंगल क्लास में आपको डेली बेसिस पर मिल जाते हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ही बड़े लेवल पर बूस्ट करता है। सेकेंड पोर्शन में कवर करेंगे रीडिंग कॉम्प्रेhension एंड ग्रामर। एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, द हिंदू से एक प्यारा सा एडिटोरियल उठाएंगे और उसको डिटेल में एनालाइज करेंगे। उसमें ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, वोकैब देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें करने के बाद आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है और एग्ज़ाम में फिर आपको अनसीन पैसेज वाले चीज़ों में वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर आप इजीली उसके क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे, उसके पूरे के पूरे जो मीनिंग है, उसका जो सेंस है, उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद हम रीडिंग कॉम्प्रहेंशन और ग्रामर के क्वेश्चंस करेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम वाले फॉर्मेट पर रहते हैं। आपको लगेगा कि आप पूरा एक क्वेश्चन पेपर ही सोल्व कर रहे हो, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी प्रैक्टिस है। थर्ड पोर्शन में कवर करेंगे क्लोज टेस्ट, यानी कि या फिर PQRS यानी कि पैराजंबल। तो क्लोज टेस्ट और PQRS बहुत डिफिकल्ट चीज़ होती है, हर एग्जाम में आजकल आ रहे हैं और यहाँ पर मार्क्स सिक्योर करना बहुत दिक्कत करता है। यहाँ पर चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं कि भाई कौन से ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए। तो जब आप मेरे साथ कुछ ट्रिक्स मैं बताता हूँ और साथ के साथ आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो, जब दोनों चीज़ें मिक्स होती हैं, ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस, तो फिर उसके बाद आप इन वाले पोर्शंस में, क्लोज टेस्ट में और PQRS में भी आप फुल मार्क्स सिक्योर कर पाओगे। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का, ट्रिकी MCQs प्रैक्टिस। जितनी स्टार्टिंग में आपने वोकैब पढ़ी है, इसकी हम ट्रिकी MCQs के साथ प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसके बाद तो भाई आज की तारीख में जितना कुछ पढ़ा है सब कुछ आपको ऑटोमेटिकली रट जाता है। ये सारे बेनिफिशरीज हैं SSC के जितने एस्पेरेंट्स हैं, चाहे वो CGL की तैयारी करते हो, CPOC, HSL या स्टेनो या कोई और भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है क्लास। उसके अलावा अगर आप बैंक की तैयारी करते हैं, रेलवे, टीचिंग जैसे और डिफेंस जैसे NDA या CDS, या फिर UPSC एस्पेरेंट्स हैं आप अगर, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है भाई। एक सिंगल क्लास, इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है ये, एक सिंगल क्लास आपको क्या कुछ देती है। सिंगल क्लास में भाई पहले तो आपको वोकैब कवर हो जाता है, सेकंड आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन कवर हो जाता है, थर्ड यहाँ पर आप ग्रामर के कॉन्सेप्ट सीखते हो, फोर्थ यहाँ पर आपको मिलता है क्लोज टेस्ट मिल जाता है, फिफ्थ में आप PQRS करते हो, डेली बेसिस पर मिल रहा है ये सारा कुछ, और सिक्स्थ में आप करते हो यहाँ पर ट्रांसलेशन चलती है, ठीक है। और सेवन्थ यहाँ पर हो जाती है आपकी एक प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस। ये पूरा का पूरा अपने आप में क्लास भी है और ये एक प्रैक्टिस सेट भी है, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तो एडिटोरियल वाले उसमें मिलेंगे और लगभग आसपास 25 के आसपास क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। तो कुल मिलाकर 35 क्वेश्चंस के अराउंड आप जब डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करते हो, इसके बाद सोचो भाई आपका लेवल, जब आप डेली बेसिस पर इस क्लास को लगाओगे तो आपका लेवल कहाँ पहुँच जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एक सिंगल क्लास आपको इतना कुछ, मुझे नहीं लगता पूरे यूट्यूब पर कोई आपको इतना प्रोवाइड कर रहा है। इस एक सिंगल क्लास को बनाने में भाई 2.5 से 3 घंटे लगते हैं, बहुत मेहनत लगती है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं। आप कंटेंट देखना, मेरे पढ़ाने का तरीका देखना, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि इस क्लास को आप पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट क्लास को मैं बोलता हूँ, तो ऐसे ही नहीं बोल देता हूँ, ये बेस्ट ही है। पूरे यूट्यूब पर इतना कंटेंट एक क्लास में कोई नहीं देगा आपको। और देख लेना भी आप, एक्सप्लेनेशन तो खुद देखना और सारी चीज़ें कंटेंट देखना और जो वर्ड्स वगैरह है उनका सिलेक्शन देखना कि भाई एग्जाम में यही वर्ड्स आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऑलराइट, ऐसा हो नहीं सकता कि एग्जाम में आपको ये वर्ड्स ना देखने को मिले। चलिए भाई शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल पर अगर आप नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। वोकैबुलरी, आज का पहला वर्ड है टैक्टिक्स। नाउन होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में रणनीति या फिर कोई एक उपाय। प्लान्ड एक्शन और स्ट्रेटजीज टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। भाई कोई आपने प्लान किया, कोई एक स्ट्रेटजी बनाई कि हम एक चीज़ को इस तरीके से अचीव करेंगे, एक काम को ऐसे करेंगे, तो उसकी जो प्लानिंग है, उसकी जो स्ट्रेटजीज हैं, उन्हीं को बोलते हैं टैक्टिक्स। रणनीति, उसका उपाय, उसकी ट्रिक्स। हिज मिलिट्री टैक्टिक्स वर इफेक्टिव इन न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट। उसकी जो मिलिट्री टैक्टिक्स थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी। टैक्टिक्स मतलब उसकी जो रणनीति थी वो कैसी थी, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी इन न्यूट्रलाइजिंग द थ्रेट। थ्रेट को न्यूट्रलाइज करने में, थ्रेट मतलब खतरा, खतरे को न्यूट्रलाइज मतलब ख़त्म करने में,
तो खतरे को हटाने में उसकी जो टैक्टिक्स थी, उसकी जो रणनीति थी, वो काफ़ी इफेक्टिव थी। टैक्टिक्स मतलब क्या? स्ट्रेटेजी, अप्रोच और मेथड, ये तीनों इसके हो जाते हैं सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई स्ट्रेटेजी है, अप्रोच लगाया जा रहा है। दूसरा इम्प्रोवाइजेशन। इम्प्रोव का मतलब होता है कि तुरंत करना, ऑन द स्पॉट करना, पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इम्प्रोव का मतलब होता है एकदम से स्पॉन्टेनियसली करना। तो इम्प्रोवाइजेशन, इंस्टिंक्ट और स्पॉन्टेनिटी, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। मार्क करेंगे स्पॉन्टेनिटी को और इम्प्रोवाइजेशन को। इंस्टिंक्ट को भी मार्क कर सकते हो। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जो उस समय आपके दिमाग में आया, आपने उस हिसाब से एक्ट किया। तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। तीनों वर्ड्स अच्छे हैं, मार्क करेंगे। अगला वर्ड है फोरबियरेंस। नाउन होता है सहनशीलता को बोलते हैं फोरबियरेंस। पेशेंट, सेल्फ कंट्रोल, रेस्ट्रेंट और टॉलरेंस। भाई आपकी कितनी टॉलरेंस है, आप कितना रेस्ट्रेंट हैं, आपके ऊपर खुद का कितना सेल्फ कंट्रोल है, उसी को बोलते हैं फोरबियरेंस। द टीचर शोड ग्रेट फोरबियरेंस डिस्पाइट कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। टीचर पढ़ा रहा होगा, उसको इंटरप्ट किया जा रहा है, बच्चे शैतानी कर रहे होंगे, इंटरप्शन चल रही होगी, तो टीचर ने शो यानी कि दिखाया है ग्रेट फोरबियरेंस, मतलब एक बहुत अच्छी सहनशीलता दिखाई है डेस्पाइट कॉन्स्टेंट इंटरप्शंस। पेशेंस, टॉलरेंस एंड रेस्ट्रेंट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। तीनों का मतलब वही है, सहनशीलता। मार्क कर सकते हैं आप इसमें से रेस्ट्रेंट को, और टॉलरेंस को भी कर सकते हो, पेशेंस को भी कर सकते हो। तीनों कर लो भाई, अगर नहीं पता है पेशेंस का तो। एक तरफ तो भाई सहनशीलता है, दूसरी तरफ इसका उल्टा इम्पेशेंस हो जाएगा। एजिटेशन यानी कि गुस्सा, और इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस मतलब कि आप सहन नहीं करोगे, तो इनटॉलरेंस को कर सकते हो, एजिटेशन को मार्क कर सकते हो। नेक्स्ट अगला वर्ड है सब्सटेंशियल। एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण, पर्याप्त है कोई चीज़, बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं सब्सटेंशियल। ऑफ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, जिसकी बहुत अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है, साइज में काफ़ी बड़ा है, और वर्थ, उसकी कीमत है। देयर वॉज सब्सटेंशियल एविडेंस टू कन्विक्ट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब संदिग्ध, उसको कन्विक्ट करने के लिए, कन्विक्ट होता है उसको सजा देने के लिए, तो वहाँ पर क्या थे? सब्सटेंशियल एविडेंस थे, मतलब पर्याप्त, काफ़ी एविडेंस थे कि हाँ इसको कन्विक्ट को सजा दी जाए। कन्विक्ट नहीं, कन्विक्ट द सस्पेक्ट। सस्पेक्ट यानी कि संदिग्ध जो होता है उसको कन्विक्शन हो, उसको सजा मिले। सिग्निफिकेंट, कंसिडरेबल और मेजर, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। भाई सब्सटेंशियल है, महत्वपूर्ण है कोई चीज़, सिग्निफिकेंट है, कंसिडरेबल है, और मेजर काफ़ी बड़ी है, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई काफ़ी बड़ा है, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, पर्याप्त है, दूसरी तरफ इसका उल्टा इनसिग्निफिकेंट रहेगा, माइनर यानी कि छोटा सा रहेगा, और नेग्लिजिबल रहेगा, जिसको आप नेग्लिजिबल निगलेक्ट कर सकते हो जिसको। तो ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है एड। नाउन होता है, इसका मतलब होता है सहायक। अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर, एक ऐसा व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति की मदद करता है, तो वो उसके लिए क्या है? उसके लिए वो एड है। स्पेशली इन एन ऑफिशियल और मिलिट्री कैपेसिटी, या फिर खास तौर पर ऑफिशियल कैपेसिटी में, या फिर मिलिट्री। ऑफिशियल मतलब क्या? अधिकारी के रूप में, ब्यूरोक्रेसी में, या फिर मिलिट्री में वो मदद करता है कोई, उसको बोलते हैं एड, यानी कि उसका पार्टनर, उसका सहायक। द प्रेसिडेंट्स एड हैंडल्ड ऑल द शेड्यूलिंग। प्रेसिडेंट का एड है, मतलब उसका सहायक है, असिस्टेंट हो सकता है उसका, हैंडल करा है उसने सारी शेड्यूलिंग को, मतलब जितनी भी मीटिंग्स थी उनको हैंडल करा। असिस्टेंट, डिप्यूटी और सेक्रेटरी, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई सहायक है, असिस्टेंट है, दूसरी तरफ अपोनेंट, उसका विरोधी है। सुपीरियर यानी कि उससे बड़ा है, और लीडर। भाई किसी को भी कोई असिस्ट करेगा तो उसका जूनियर ही तो असिस्ट करता है। कभी भी आपने देखा कि भी सीनियर असिस्ट कर रहा है? नहीं, सीनियर असिस्ट नहीं करता, सीनियर को तो असिस्ट किया जाता है। ठीक है, तो सीनियर यानी कि सुपीरियर और लीडर, ये सारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबली। एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्पष्ट रूप से, लेकिन रियल में नहीं, वास्तव में नहीं। अपरेंटली या फिर परपोर्टेडली, बट परहैप्स नॉट एक्चुअली, मतलब लग रहा होता है वैसा, रियल में वैसा है नहीं। ही वॉज ऑस्टेंसिबली ऑन अ बिजनेस ट्रिप बट ही नेवर अटेंडेड एनी मीटिंग्स। ही वॉज ऑस्टेंसिबली मतलब क्या? लग रहा था कि वो एक बिजनेस ट्रिप पर है, बट नेवर अटेंडेड एनी मीटिंग्स, लेकिन उसने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। तो अपरेंटली मतलब लग रहा था, सीमिंगली दिखता था, और अलेजेडली, तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। और तीनों ही वर्ड्स बड़े प्यारे हैं, इनको आप मार्क करेंगे, अच्छे वर्ड्स हैं। अपरेंटली, सीमिंगली और अलेजेडली। एक तरफ तो भाई स्पष्ट रूप से तो है, अपरेंटली तो है, लेकिन दिख रहा है जो वैसा है नहीं। दूसरी तरफ ट्रूली, रियली, एक्चुअली, ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कंक्लूड। कितनी बार पढ़ा चुका हूँ। वर्ब होता है, इसका मतलब होता है समाप्त करना, एंड करना, निष्कर्ष निकालना। टू ब्रिंग समथिंग टू एन एंड, किसी चीज़ का एंड करना, या फिर अराइव एट ए जजमेंट, किसी एक जजमेंट पर पहुंचना, निर्णय पर पहुंचना। द टू नेशंस कंक्लूडेड अ पीस एग्रीमेंट।
दो नेशंस ने कंक्लूड किया है, मतलब ख़त्म किया है, एक पीस एग्रीमेंट पर वो पहुँचे हैं, मतलब उन्होंने फाइनलाइज किया है, उन्होंने एंड किया है, और इन्फर, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स, मार्क कर लेंगे इसमें से इन्फर को। इन्फर का मतलब ये होता है कि चीज़ों को फाइनल करना। एक तरफ तो भाई चीज़ें फाइनल करी जा रही हैं, एंड किया जा रहा है, दूसरी तरफ बिगिन, शुरुआत हो रही है, स्टार्ट, और इनिशिएट कर रहे हैं अभी, केवल मार्क करेंगे इनिशिएट को। ये तीनों जाते हैं इसके एंटोनिम्स। अगला वर्ड है कन्वेंशनल, एडजेक्टिव होता है, पारंपरिक को बोलते हैं कन्वेंशनल, बेस्ड ऑन और इन अकॉर्डेंस विद व्हाट इज जनरली डन और बिलीव्ड। भाई कोई एक ऐसी चीज़ है जो किस तरीके से मारी गई है कि भाई जो पहले से ही होता आया है या पहले से ही बिलीव करे जा रहे हैं, उसको बोलते हैं। तो पारंपरिक है, ट्रेडिशनल बोल सकते हो आप इसको। दे ऑप्टेड फॉर अ कन्वेंशनल वेडिंग सेरेमनी, उन्होंने क्या ऑप्ट किया है? ऑप्ट का मतलब होता है सेलेक्ट करना। उन्होंने क्या सेलेक्ट किया है कि भाई वो कन्वेंशनल वेडिंग सेरेमनी रखेंगे। वेडिंग यानी कि शादी, शादी का जो सेरेमनी यानी कि प्रोग्राम, शादी का जो प्रोग्राम रहेगा वो कन्वेंशनल रहेगा, यानी कि ट्रेडिशनल, पूरे पुराने तरीके से, पुरानी परंपरा के हिसाब से उसको रखेंगे। तो ट्रेडिशनल, कस्टमरी और ऑर्थोडॉक्स, ये तीनों ही वर्ड्स प्यारे हैं, तीनों को मार्क करेंगे, ट्रेडिशनल, कस्टमरी और ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स तो आता है एग्जाम में कई बार। तो ये तीनों हो गए। कस्टमरी भी बहुत अच्छा वर्ड है, आज एक दो बार एग्जाम में देखने को मिला है ये भी, तो इसको भी आप मार्क करेंगे। ये जो मैं वर्ड्स मार्क कराता हूँ बेटा, इनको लिख लिया करें, एक अलग से नोटबुक बनाएंगे, उसमें ये सारे वर्ड्स लिख लिया करें जो मैं मार्क करा रहा हूँ। और उसके अलावा जो ये वर्ड्स जो नंबरिंग में मैं सेलेक्ट करता हूँ डेली बेसिस पे, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये वर्ड्स ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ तो ट्रेडिशनल है, कस्टमरी है, ऑर्थोडॉक्स है, दूसरी तरफ इसका उल्टा कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल है, रेडिकल है और अनऑर्थोडॉक्स है। तो इनका उल्टा हो गया ना, ऑर्थोडॉक्स का उल्टा अनऑर्थोडॉक्स, कन्वेंशनल का सीधा उल्टा हो गया अनकन्वेंशनल, और रेडिकल है। तो तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स, इसमें से आप रेडिकल को मार्क कर सकते हैं। अगला वर्ड है काउंटर पार्ट, नाउन होता है समकक्ष, यानी कि कोई पर्सन या चीज़ है, दैट करस्पॉन्ड्स टू अनदर इन अ डिफरेंट प्लेस और कंटेक्स्ट। भाई कोई एक चीज़ है और उसी के जैसा बिल्कुल सेम दूसरी चीज़ है। कोई व्यक्ति है, किसी पोस्ट पर कोई व्यक्ति, जैसे सपोज करो किसी एक डिस्ट्रिक्ट का डीएम है, तो उसके दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होगा, तो वो ये दोनों एक दूसरे में क्या है, एक दूसरे के काउंटर पार्ट है, उन्हीं के जैसे हैं, मतलब सेम, समकक्ष। अब प्राइम मिनिस्टर है किसी देश का, दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर है, तो दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, काउंटर पार्ट है। द इंडियन मिनिस्टर मैट हिज यूएस काउंटर पार्ट टू डिस्कस ट्रेड। तो इंडिया का जो मिनिस्टर, सपोज करो कि फॉरेन मिनिस्टर होंगे, तो वो किससे मिलेगा जाकर वहाँ पर, अपने काउंटर पार्ट से, मतलब यूएस के ही फॉरेन मिनिस्टर से वो जाकर मिलेगा। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर मिला है किससे, यूएस के काउंटर पार्ट से, टू डिस्कस ट्रेड, ट्रेड यानी कि व्यापार के बारे में बात करने के लिए। इक्विवेलेंट, पीयर और मैच, ये तीनों हो जाते हैं इसके सिनोनिम्स। इसमें से आप पीयर को मार्क करेंगे, बहुत प्यारा वर्ड है पीयर, ठीक है। पीयर का मतलब होता है वही काउंटर पार्ट, आपके ही जैसा। एक तरफ तो आपके ही जैसा है, दूसरी तरफ इसका उल्टा अपोजिट है, दूसरा है, कॉन्ट्रास्ट में है, और एंटीथेसिस, ये तीनों हो जाते हैं इसके एंटोनिम्स। चलिए भाई अगला वर्ड देखिए, डेडलाइन, नाउन होता है, अंतिम तिथि को बोलते हैं डेडलाइन। द लेटेस्ट टाइम बाई विच समथिंग मस्ट बी कंप्लीटेड, एक ऐसी डेट, ऐसा समय जब तक कि किसी एक काम को ख़त्म करना ही करना है, फिनिश करना है, उस डेट को बोलते हैं डेडलाइन। कि भाई अब डेडलाइन ये है कि इस डेट तक आपको पूरा करना है। आपके एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं, उसमें सपोज करो आज के डेट है 5, कोई एग्ज़ाम फॉर्म निकला है, मान लो ए नाम का, ए डिपार्टमेंट का कोई एक एग्ज़ाम फॉर्म निकला है, और उसकी लास्ट डेट है 20 अगस्त, ठीक है, 20 अगस्त। तो फिर ये क्या हो गया, 20 अगस्त क्या है, ये डेडलाइन है, ये डेडलाइन है। वी मस्ट सबमिट द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन, हमको प्रोजेक्ट सबमिट करना चाहिए, जमा करना चाहिए बिफोर द डेडलाइन, अंतिम तिथि से पहले। टाइम लिमिट, कट ऑफ और ड्यू डेट, ये तीनों जाते हैं इसके सिनोनिम्स। एक तरफ तो भाई अंतिम डेट है, दूसरी तरफ ओपन एंडेड है, फ्लेक्सिबिलिटी है, जब तक मर्जी करते रहो, एक्सटेंशन, चीज़ों को बढ़ा दिया गया, डेट भी बढ़ गई। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इसके तीनों हो जाते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आप बस इसका मीनिंग याद रख लेंगे तो उससे काम चल जाएगा। नेक्स्ट अगला वर्ड है इम्पास, नाउन होता है, गतिरोध, अवरोध को बोलते हैं। इम्पास एक सिचुएशन है इन विच नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर अब कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं इम्पास। द नेगोशिएशंस रीच्ड एन इम्पास व्हेन बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज। तो नेगोशिएशन कहाँ पहुँच गई, इम्पास में पहुँच गई कि अब कोई प्रोग्रेस पॉसिबल नहीं रही, चीज़ें रुक गई। व्हेन बोथ साइड्स रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज, जब दोनों ही तरफ से कंप्रोमाइज़ करने से मना कर दिया गया। डेडलॉक है, स्टेलमेट है और ग्रिड लॉक है, तो मतलब अब वहाँ पर कोई प्रोग्रेस नहीं होगी, चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं। एक तरफ तो चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, दूसरी तरफ ब्रेक थ्रू है, अग्रीमेंट में हो गया है और प्रोग्रेस में चल रही हैं। ये तीनों हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। वर्ड्स कंप्लीट हुए, अब हम करते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस। पहला है सैबर रैटलिंग, युद्ध की धमकी देना,
थ्रेटनिंग बिहेवियर स्पेशली इन्वॉल्विंग मिलिट्री पावर। देखो गीदड़ भभकी, उसी को हिंदी में बोल देते हैं गीदड़ भभकी, या फिर आप केवल किसी को धमका रहे हो, मिलिट्री एक्शन लेने से धमका रहे हो, जैसे कि यूएस ज़्यादातर क्या करता है, दुनिया को धमकाता रहता है। तो ये सैबर रैटलिंग होती है। द कंट्रीज सैबर रैटलिंग वरीड इट्स नेबर्स। तो सैबर रैटलिंग जो हुई, युद्ध की जो धमकियाँ एक देश देता है, उससे सारे देश, उसके पड़ोसी देश चिंतित हैं। तो सैबर रैटलिंग मतलब युद्ध की धमकी। नेक्स्ट, येलो बेलीज, डरपोक लोग, कोवार्डली इंडिविजुअल्स। ऐसे लोग हैं जो बहुत डरे हुए हैं, डरपोक हैं, येलो बेलीज। ठीक है, येलो बेलीज है, उसका मतलब होता है डरपोक लोग। ओनली येलो बेलीज वुड फ्ली फ्रॉम सच अ माइनर चैलेंज। ओनली येलो बेलीज वुड फ्ली फ्रॉम सच अ माइनर चैलेंज। केवल जो येलो बेलीज लोग होंगे, जो डरपोक लोग होंगे, वुड फ्ली फ्रॉम सच ए माइनर चैलेंज। वो केवल इस छोटे से चैलेंज से केवल येलो बेलीज डरेंगे, अदरवाइज तो सारे लोग इसको, चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो कोवार्डली डरपोक होता है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान, ये तो कई बार पढ़ा चुका हूँ मैं। भाई आपको लग रहा था डिस्गाइज है, आपको लग रहा था बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ी दिक्कत है, बट वो ब्लेसिंग निकला। समथिंग दैट सीम्स बैड बट टर्न्स आउट टू बी गुड। शुरू में कोई चीज़ लग रही है कि भाई वो खराब है, लेकिन बाद में वो गुड साबित हुई, अच्छी साबित हुई, तो वही होती है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। लॉजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, आई फाउंड अ बेटर वन। एक जॉब थी, उसको खोना, वॉज अ ब्लेसिंग, एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज थी, एक छुपा हुआ वरदान थी। आई फाउंड अ बेटर वन, मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। और ये जो वन आया है, ये आया है जॉब के लिए। रिपीटिशन को से बचने के लिए भाई जॉब वर्ड आ गया शुरू में, अब बार बार जॉब तो नहीं लिखते रहेंगे, तो उसके लिए यहाँ पर वन लिख देते हैं, बेटर वन। ओके, नेक्स्ट, ये ग्रामर का एक रूल आपको पता लग गया। क्लॉक एंड डैगर, क्लॉक एंड डैगर का मतलब होता है गुप्त और रहस्यमयी। इन्वॉल्विंग सीक्रेसी एंड मिस्ट्री, स्पेशली इन एस्पियोनाज, यानी कि एस्पियोनाज का मतलब क्या होता है मैंने बताया आपको, अगर पता है तो कमेंट में बताइए। एस्पियोनाज का मतलब होता है जासूसी। तो कोई चीज़ अगर बहुत सीक्रेसी में है, मिस्ट्री में है, तो उसी को बोलते हैं क्लॉक एंड डैगर। देयर अफेयर हैड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ क्लॉक एंड डैगर रोमांस। उनका जो अफेयर था, उनका जो मामला था, वो कैसा था, हैड ऑल द एलिमेंट्स, उसके अंदर सारे एलिमेंट्स है किस चीज़ के, क्लॉक एंड डैगर के, यानी कि रहस्यमयता के, सीक्रेसी के और मिस्ट्री के, रोमांस। नेक्स्ट, इडियम्स एंड फ्रेजेस कंप्लीट होते हैं। अब हम करते हैं फ्रेजल वर्ब्स। देख रहे हो बेटा, एक सिंगल क्लास में कितना कुछ मिल जा रहा है आपको, और वो भी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट। ऐसा है ही नहीं कि भाई एग्जाम में ये वर्ड्स है, ये इडियम्स या फ्रेजेस ना आए, ये तो आएंगे ही भाई। इनको डेली बेसिस पर करो, आपकी इंग्लिश देखना कितनी जल्दी बूस्ट हो जाती है, उसका लेवल कहाँ पहुँच जाता है। चलिए भाई इसको करते हैं। और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो, तो अभी जितने बच्चे देख रहे हैं सारे के सारे अभी लाइक करेंगे वीडियो को। पुश बैक, पुश बैक का मतलब क्या होता है भाई, विरोध करना या फिर वापस धकेलना। टू रेजिस्ट करना, अपोज करना किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं पुश बैक करना। द मिनिस्टर पुश्ड बैक अगेंस्ट द क्रिटिसिज्म स्ट्रांगली। मिनिस्टर ने पुश बैक किया है, क्रिटिसिज्म हो रहा था भाई, मिनिस्टर का क्या हो रहा था, आलोचना हो रही थी, स्ट्रांग तरीके से उसने पुश बैक किया उसको, मतलब उसका विरोध किया। अग्री विद का मतलब तो भाई सहमत होना है किसी से, टू हैव द सेम ओपिनियन, जैसा दूसरे व्यक्ति का ओपिनियन है वैसा ही आपका ओपिनियन हो गया। तो अब आप क्या करोगे, यू विल एग्री विद दैट पर्सन। आई कंप्लीटली एग्री विद योर पर्सपेक्टिव ऑन दिस। मैं कंप्लीटली एग्री विद करता हूँ, मतलब आपके साथ हूँ किस चीज़ पर, आपके जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो नज़रिया है किसी चीज़ पर, उसमें मैं आपके साथ हूँ। तो अग्री विद का मतलब क्या है, सहमत होना, सेम ओपिनियन रखना। नेक्स्ट, एम एट, लक्षित करना। टू डायरेक्ट टुवर्ड्स अ टारगेट और गोल, किसी एक गोल, किसी एक टारगेट की तरफ क्या करना, डायरेक्ट करना, उसकी तरफ लक्षित होना। तो एम एट का मतलब क्या है कि अपना लक्ष्य सेट करना। द न्यू पॉलिसी एम्स एट रिड्यूसिंग इन्फ्लेशन। तो जो नई पॉलिसी आई है उसका क्या एम है, उसका क्या पर्पज़ है, रिड्यूस करना इन्फ्लेशन को। अलाउ फॉर का मतलब होता है ध्यान में रखना, अनुमति देना। टू टेक समथिंग इनटू अकाउंट, किसी चीज़ को ध्यान देना, किसी चीज़ को कंसीडर करना, तो ध्यान में देना या फिर परमिशन देना। यू शुड अलाउ फॉर डिलेज ड्यू टू वेदर, वेदर में डिले के लिए आपको क्या करना चाहिए, अलाउ फॉर मतलब परमिशन दे देनी चाहिए। भाई कोई बॉस है, वो क्या होता है कि भाई चाहे तूफान आ जाए, चाहे आंधी आ जाए, चाहे बारिश आ जाए, चाहे दुनिया ख़राब हो जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन समय से आओगे, अपने एम्प्लॉयज़ को बोलते हैं समय से आओगे, तो उसको सलाह दी जा रही है यू शुड अलाउ फॉर डिलेज ड्यू टू वेदर, कि भाई वेदर ख़राब है तो आपको क्या करना चाहिए, अलाउ फॉर करना चाहिए, परमिशन देनी चाहिए डिलेज की। ये हमारे फ्रेजल वर्ब्स कंप्लीट हुए। अब हम करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इम्पेल, भेद देना या फिर छेदना। टू पियर्स विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, पियर्स का मतलब होता है पेनिट्रेट करना, छेदना, ठीक है, पेनिट्रेट करना यानी कि छेदना। तो इम्पेल करने का मतलब क्या है, पेनिट्रेट करना, छेदना, भेदना।
द सोल्जर वॉज इम्पेल्ड बाई अ स्पीयर इन द बैटल। एक बैटल में क्या हुआ है, सोल्जर को क्या हो गया, छेद गई एक स्पीयर, उसको तलवार वगैरह लग गई है, तो इम्पेल्ड मतलब उसके पार हो गई है। जिलट, कट्टरपंथी को बोलते हैं जिलट, अ पर्सन विद एक्सट्रीम एंड अनकम्प्रोमाइजिंग व्यूज स्पेशली इन रिलीजन और पॉलिटिक्स। एक ऐसा पर्सन है जो या तो धर्म के बारे में या फिर राजनीति के बारे में बहुत कट्टर विचार रखता है, उसको बोलते हैं जिलट। अंधभक्त भी आप इसको बोल सकते हैं। द जिलट रिफ्यूज टू एक्सेप्ट एनी अपोजिंग व्यू पॉइंट्स। जिलट ने रिफ्यूज कर दिया किसी भी अपोजिंग व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट करने से। दूसरों के विचारों को तो सुनता ही नहीं है ना, जो कट्टर व्यक्ति होता है वो तो अपने ही विचारों में इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होता है कि दूसरों को तो वो पागल समझता है, उनके विचारों को कभी एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता। तो वही बोला है, जिलट ने रिफ्यूज़ कर दिया किसी भी प्रकार के अपोजिंग व्यू पॉइंट्स को एक्सेप्ट करने से। नेक्स्ट अगला वर्ड है अबेरेशन। अभी परसों तरसों आया था ये वर्ड, विचलन या फिर सामान्य से हटकर। कोई चीज़ अगर नॉर्मल से हटके हो रही है तो उसको बोलते हैं अबेरेशन। अ डिपार्चर फ्रॉम व्हाट इज नॉर्मल और एक्सपेक्टेड। कोई चीज़ नॉर्मल थी, एक्सपेक्टेड थी कि भाई ऐसे होता है, उससे हटकर अगर कोई काम हो रहा है तो वो होता है अबेरेशन। हिज सडन एंगर वॉज एन अबेरेशन फ्रॉम हिज यूजुअल काम नेचर। उसका जो सडन एंगर था ना, अचानक से उसको गुस्सा जब आया, तो ये क्या था, एक अबेरेशन था फ्रॉम हिज यूजुअल काम नेचर। उसका जो यूजुअल, जो नॉर्मल उसका जो नेचर रहता था वो काम रहता था, अचानक से किसी को गुस्सा आ गया तो वो क्या है, वो एक अबेरेशन है, सामान्य से हटकर चीज़ है। अगला वर्ड है एंडेवर। प्रयास या फिर कोशिश को, एफर्ट्स को बोलते हैं एंडेवर। एन अटेम्प्ट टू अचीव आ गोल। एक गोल को अचीव करने के लिए आपके कुछ अटेम्प्ट्स लगे, उसको बोलते हैं एंडेवर। द साइंटिस्ट एंडेवर लेड टू आ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। साइंटिस्ट का, वैज्ञानिक का एंडेवर, उसके जो एफर्ट्स थे, लेड टू अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी। वो कहाँ गए हैं, एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी उससे हुई है, काफ़ी अच्छी उसने, साइंटिस्ट ने खोज करी है अपने एंडेवर, अपने एफर्ट्स की वजह से। बहुत प्यारे वर्ड्स थे आज के, काफ़ी अच्छे खासे वर्ड्स आपको आज देखने को मिले और इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं सारे के सारे, एग्जाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। वर्ड्स कंप्लीट होते हैं, अब हम कवर करते हैं एडिटोरियल एनालिसिस, डिटेल में पढ़ेंगे। आज के एडिटोरियल का टाइटल है बुलिंग टैक्टिक्स ऑन इंडिया पुशिंग बैक अगेंस्ट द यूएस द ईयू। बुलिंग टैक्टिक्स हैं भाई, बुलिंग मतलब चिढ़ाने वाली टैक्टिक्स हैं, तरीके हैं। ऑन इंडिया पुशिंग बैक अगेंस्ट द यूएस, इंडिया ने यूएस और ईयू जो यूरोपियन यूनियन है उसको करा है पुश बैक। तो ये क्या है, आज का एडिटोरियल का टाइटल है। इसको अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, बड़ा मजा आएगा पढ़ के, अच्छा एडिटोरियल है। एक जियोपॉलिटिक्स की एक पिक्चर आपको, झलक आपको देखने को इसमें मिलेगी। राइट, चलिए भाई शुरू करते हैं। After months of considerable forbearance, the statement by the Ministry of External Affairs (MEA) on Monday, August 4th, 2025, pushing back against the US and the European Union (EU) for targeting India is significant. After months of अच्छा एक ऊपर बात रह गई, टैक्टिक्स क्या होता है, अपने आप में नाउन होता है। टैक्टिक्स कैसी हैं, बुलिंग है, चिढ़ाने वाली हैं। तो बुलिंग क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपको मैं बताता चलूँगा साथ के साथ, ताकि आपको एक पता लगे कि भाई एडजेक्टिव हर जगह यूज़ हो रहा होता है, हर तीसरे चौथे लाइन में आपको मिल जाएगा, हर दूसरी तीसरी लाइन में एडजेक्टिव का कितना बड़ा यूज़ है चीज़ों को एक्सप्लेन करने में। आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेबल फॉरबेरेंस, काफ़ी एक लंबे समय तक, आफ्टर मंथ्स महीनों की एक कंसिडरेबल फॉरबेरेंस झेलते हुए, चीज़ों को सहनशीलता दिखाते हुए, द स्टेटमेंट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA से एक स्टेटमेंट आया मंडे के दिन, अगस्त 4 को, पुशिंग बैक अगेंस्ट द US एंड द यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन और US के खिलाफ हमने विरोध किया, फॉर टारगेटिंग इंडिया, क्योंकि वो टारगेट कर रहे थे इंडिया को। तो वो जो स्टेटमेंट आया वो कैसा है, सिग्निफिकेंट है। ये जो इज़ आया, ये किसके लिए आया, इसका आप मुझे बताएंगे सब्जेक्ट, इसका सब्जेक्ट क्या है भाई। इसका सब्जेक्ट यूरोपियन यूनियन नहीं हो सकता, US नहीं हो सकता, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं है। इसका जो सब्जेक्ट है वो है स्टेटमेंट, बात हो रही है स्टेटमेंट की। तो जिसकी बात हो रही होती है वही तो सब्जेक्ट होता है। तो स्टेटमेंट कैसा है, द स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। बाकी चीज़ें तो बताई कि भाई स्टेटमेंट कौन सा है, लेकिन उसके बाद इज सिग्निफिकेंट कि भाई स्टेटमेंट कैसा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। द स्टेटमेंट केम 2 hours आफ्टर मिस्टर ट्रंप हैड अनाउंस्ड पेनाल्टी टैरिफ्स अगेंस्ट इंडिया substantially above the current 25% rate set to go into place this week for importing, processing and selling Russian oil. तो ये बता रहा है स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट आया मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, केम 2 hours, 2 घंटे के बाद आया, जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस करा पेनल्टी टैरिफ्स अगेंस्ट इंडिया। मिस्टर ट्रंप ने पेनल्टी टैरिफ्स लगाए इंडिया के खिलाफ
उसके 2 घंटे बाद हमारी मिनिस्ट्री ने जारी कर दिया ये वाला स्टेटमेंट, सब्सटेंशियली अबव द करंट 25% रेट सेट टू गो इन टू प्लेस, कि भाई 25% के टैरिफ हम भी लगाएंगे दिस वीक फॉर इम्पोर्टिंग, इम्पोर्ट में प्रोसेसिंग और सेलिंग रशियन ऑयल। ये अमेरिका ने लगाया था, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आ गया। तो रशिया ने क्या लगाया था कि भाई 25% टैरिफ लगा दिया हमारे देश पर कि हम इंपोर्ट करेंगे रशियन चीज़ों को, प्रोसेस करेंगे या फिर सेल करेंगे अगर रशियन ऑयल, तो फिर ये हम पर लगाएगा टैरिफ्स। अ डे अर्लियर, एक दिन पहले, अ सीनियर ट्रम्प एड हैड अक्यूज इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। एक दिन पहले सीनियर ट्रम्प एड था, एड मतलब उसका साथी बोल सकते हो, उसका ऑफिशियल बोल सकते हो। तो ट्रम्प का एक सीनियर ऑफिशियल है, उसने अक्यूज़ करा, आरोप लगाया इंडिया पर कि भाई इंडिया फाइनेंस कर रहा है रशिया के वॉर को यूक्रेन के अंदर। तो ये चीज़ का अक्यूजेशन हमारे ऊपर लगाई गई। ठीक है जी। एक बात यहाँ पर रह गई, देखो टैरिफ क्या है, नाउन है, और टैरिफ की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कि भाई टैरिफ कैसे हैं, पेनाल्टी टैरिफ, तो ये क्या हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। ऊपर ऑयल क्या है, नाउन है, भाई ऑयल क्या होता है, नाउन होता है, कैसा ऑयल है, कहाँ का ऑयल है, ये तो हमें नहीं पता, तो ये पता लग रहा है रशियन से, तो रशियन ऑयल क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। तो रशियन क्या है, एडजेक्टिव। सीनियर एड, ट्रम्प एड, एड क्या है, नाउन है, नाउन की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भाई कैसा एड है, ट्रम्प का एड है, तो ये एडजेक्टिव हो गया। और ट्रम्प का भी कैसा एड है, उसका और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा देगा सीनियर, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, एड क्या है, नाउन है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, कहाँ पर आ गए हम। अ डे अर्लियर अ सीनियर ट्रम्प एड हैड अक्यूज इंडिया ऑफ फाइनेंसिंग रशियाज वॉर इन यूक्रेन। तो यूक्रेन में रशिया वॉर के लिए कि भाई हम फाइनेंसिंग कर रहा है इंडिया, इस चीज़ का आरोप लगाया गया। एंड ऑन जुलाई 18, और जुलाई 18 में 2025, द EU हैड अनाउंस्ड सैंक्शंस ऑन इंडियाज वेरिनार रिफाइनरी पार्शली रशियन ओन्ड एंड सेकेंडरी सैंक्शंस दैट विल अफेक्ट इंडियन रिफाइनर्स। जुलाई 18 को EU जो यूरोपियन यूनियन है उसने हैड अनाउंस, यानी कि पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में सेंटेंस है। तो EU ने क्या करा है, अनाउंस करा है, सैंक्शंस लगाए हैं इंडिया के वेरिना रिफाइनरी पर, जो कि पार्शली रशिया ओन करता है जिसको, एंड सेकेंडरी सैंक्शंस लगाए हैं दैट विल अफेक्ट इंडिया रिफाइनर, और जो दूसरे सैंक्शंस सेकेंडरी लगाए हैं वो इंडिया के दूसरे रिफाइनर्स को भी अफेक्ट करेंगे। The MEA spokesperson said that the measures were unjustified and unreasonable as the US and the EU continue to trade with Russia for goods including LNG, critical minerals and nuclear fuel requirements। कह रहे हैं कि भाई जो MEA के स्पोक्स पर्सन ने क्या कहा, सेड दैट, उन्होंने कहा, अब ये सेड दैट से बात आ रही है तो फिर ये इनडायरेक्ट हो गया। सेड दैट उन्होंने क्या कहा कि भाई जो मेजर्स हैं ना, जो मेजर्स हैं, जो उपाय हैं, वर अनजस्टिफाइड, EU ने जो हम पर सैंक्शंस लगाए, अमेरिका ने जो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, ये अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है, क्योंकि जो US है और जो EU है ये दोनों कंटिन्यू टू ट्रेड, ये पूरे के दोनों क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं रशिया के साथ। और गुड्स कौन कौन से लेते हैं, ये LNG लेते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स ये लेते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स लेते हैं, लेकिन हम पर लगा रहे हैं सैंक्शन, तो ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल। या तो आप नहीं कर रहे उसके साथ व्यापार तब ठीक लगता है, या फिर हमको भी करने दीजिए, तो आपको इसमें चिढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिनरल्स एक नाउन होता है, मिनरल्स की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मिनरल्स कैसे हैं, क्रिटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्रिटिकल हो जाता है यहाँ पर एडजेक्टिव। फ्यूल कैसा है, नाउन है, फ्यूल कैसा है, न्यूक्लियर फ्यूल है, तो ये एडजेक्टिव हो गया, न्यूक्लियर। देख रहे हो भाई एडजेक्टिव की कितना यूज़ है, हर तीसरा चौथा वर्ड में एडजेक्टिव आपको मिल जा रहा है। द स्टेटमेंट ऑल्सो सेड दैट, स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि भाई इट वॉज द US दैट हैड एनकरेज इंडिया टू कीप बाइंग रशियन ऑयल टू स्टेबलाइज ग्लोबल मार्केट्स, समथिंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैड कन्फर्म्ड। स्टेटमेंट में ये भी कहा गया कि भाई ये US था, ये अमेरिका ही था जिसने हमको एनकरेज करा इंडिया को कि भाई आप रशियन ऑयल को खरीद सकते हो, जिससे कि स्टेबलाइज हो जाएगा पूरा ग्लोबल मार्केट्स, समथिंग द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैड कन्फर्म, जिसको बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन, जो पुराने इनके राष्ट्रपति थे अमेरिका के, जो बाइडन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के समय पर उसको कन्फर्म किया गया था। मार्केट्स नाउन होता है, और कैसा मार्केट है, ग्लोबल, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन नाउन होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये एडजेक्टिव है। The government said that in comparison to the Western countries, India's Russian oil purchases are a vital national compulsion as a result of the conflict in Ukraine, adding that India would safeguard its national interest and economic security. गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, पश्चिमी देशों की तुलना में, इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस आर अ वाइटल नेशनल कंपल्सन,
इंडिया की जो रशियन ऑयल परचेज हैं वो एक वाइटल नेशनल कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है भाई, हमको जहाँ से सस्ता मिलेगा हम लेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ द कन्फ्लिक्ट इन यूक्रेन, क्योंकि यूक्रेन में क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। एडिंग दैट इंडिया वुड, और इंडिया क्या उसमें ऐड करके क्या कहा गया है स्टेटमेंट में कि इंडिया वुड सेफगार्ड करेगा इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को, तो इसलिए हम वहाँ से परचेज कर रहे हैं। द MEA's स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सच क्लियर रिस्पॉन्स ऑन द इशू सिंस द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। MEA का जो स्टेटमेंट ये आया, ये पहला ऐसा रेस्पॉन्स है, क्लियर रेस्पॉन्स है, जब से यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है पहली बार हमारी मिनिस्ट्री ने इतना बोल्ड स्टेटमेंट जारी किया है। टेकन विथ यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल्स स्टेटमेंट लास्ट वीक ऑन द US announcement of 25% reciprocal tariffs on India from August 7. Monday's statement indicates New Delhi's growing frustration with the US, increasing offensive positions against India, including on immigration, trade negotiations, Operation Sindoor and Pakistan, and India's BRICS membership. अब ये जो टेकन विद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल स्टेटमेंट, जब अगर आप इसको स्टेटमेंट को देखते हो, पीयूष गोयल जी का स्टेटमेंट आया, हमारे मंत्री साहब का लास्ट वीक, पिछले हफ्ते आया, और यूएस के अनाउंसमेंट जो 25% के अनाउंसमेंट करी यूएस ने, उस पर हमने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए, इंडिया की तरफ से भी लगाए गए अगस्त 7 को। मंडे का जो स्टेटमेंट आया ना, ये अभी वाला जिसके बारे में हम एडिटोरियल पढ़ रहे हैं, ये इंडिकेट करता है न्यू दिल्लीज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन। भाई न्यू दिल्ली मतलब हमारा देश भारत, तो भारत की जो लगातार बढ़ रही है ना फ्रस्ट्रेशन यूएस को लेकर, इंक्रीजिंग ऑफेंसिव पोजीशन, भाई यूएस लगातार इंक्रीजिंगली ऑफेंसिव पोजीशन अपनी रख रहा है, चीज़ों को आक्रामक तरीके से दिखा रहा है इंडिया के खिलाफ, उस चीज़ को लेकर हमारे देश में क्या फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है इस स्टेटमेंट में वो साफ नज़र आता है। और किन चीज़ों को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर, ट्रेड नेगोशिएशंस को लेकर। ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ था पाकिस्तान के साथ में, हमने पाकिस्तान की ठुकाई करी थी, उसमें अमेरिका का क्या स्टांस रहा, कहीं ना कहीं पाकिस्तान को फेवर करता दिखा। एंड इंडियाज़ ब्रिक्स मेंबरशिप पर भी ये कहीं ना कहीं गड़बड़ करता है, सवाल उठाता है। तो वहाँ इन सारी चीज़ों को लेकर इंडिया में, न्यू दिल्ली में क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है अमेरिका को लेकर। इट इज़ अनक्लियर हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट द गवर्नमेंट इज प्रिपेयर टू स्टैंड अप टू द बुलिंग टैक्टिक्स ऑफ मिस्टर ट्रंप। ये बिल्कुल अनक्लियर है कि हाउ, कैसे, और किस एक्सटेंट तक, किस हद तक गवर्नमेंट हमारी, एक्सटेंट का मतलब होता है हद, किस हद तक हमारी गवर्नमेंट जो है इज प्रिपेयर टू स्टैंड अप टू पुलिंग टैक्टिक्स ऑफ मिस्टर ट्रंप। किस हद तक हम तैयार हैं खड़े होने में, जो ट्रंप की पुलिंग टैक्टिक्स हैं, चिढ़ाने वाली जो टैक्टिक्स हैं, उसके खिलाफ हम किस हद तक खड़े हुए हैं। मिस्टर ट्रंप सेड ऑन ट्यूसडे, मंगलवार के दिन मिस्टर ट्रंप ने कहा दैट इंडिया हैज़ नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, कि भाई इंडिया एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। पार्टनर नाउन होता है, ट्रेडिंग यहाँ पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और ट्रेडिंग से भी और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई कैसा ट्रेडिंग, गुड, एक अच्छा, तो ये भी एडजेक्टिव है। तो गुड ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया नहीं है, ये ट्रंप साहब बोल रहे हैं। A possible reference to trade talks and the failure of mini deal, ostensibly over India's resistance on agricultural market access, dairy products and GM foods। तो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंडिया एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है। एक पॉसिबल रेफरेंस लिया जा सकता है कि जो ट्रेड टॉक्स हुई थी इंडिया और अमेरिका के बीच में, और फेलियर हुआ था एक मिनी डील का, कोई मिनी डील हमने नहीं करी थी अमेरिका से, ऑस्टेंसिवली ओवर इंडियाज़ रेजिस्टेंस, और हमने रेजिस्टेंस दिखाया था एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस में। भाई हमारे पास तो खुद का इतना प्रोडक्ट है ना एग्रीकल्चर, हम आपको क्यों एक्सेस दें, अमेरिका के प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्यों बिकवाएंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स में इंडिया कितना अच्छा खासा कर रहे हैं हम लोग, तो फिर आपके प्रोडक्ट्स यहाँ पर क्यों बिके, और GM फूड्स। तो इन सब में जब हमने उसको मना कर दिया, उसके बदले में वो इसने ये बात बोली डोनाल्ड ट्रंप ने कि इंडिया इज़ नॉट अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर वाइल इट इज़ होप्ड। अब देखो यहाँ पर क्या है, एक्सेस क्या है, नाउन है, और एक्सेस कैसा, मार्केट एक्सेस, तो ये एडजेक्टिव हो गया, और मार्केट भी कौन सा, एग्रीकल्चरल मार्केट, तो ये भी क्या हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया। ठीक है जी। वैसे ही प्रोडक्ट क्या होता है, नाउन होता है, और नाउन प्रोडक्ट कैसा है, इस बात का कैसा पता चल रहा है, डेयरी से, कि भाई प्रोडक्ट कैसा है, डेयरी प्रोडक्ट है, दूध वाला प्रोडक्ट है, तो डेयरी क्या हो गया यहाँ पर, एडजेक्टिव हो गया। कहाँ तक आगे हम, हाँ, वाइल इट इज़ होप्ड दैट न्यू दिल्ली विल कंटिन्यू टू एंगेज वॉशिंगटन एंड ब्रसेल्स टू कंक्लूड देयर रेस्पेक्टिव ट्रेड टॉक्स, द MEA स्टेटमेंट इज मेंट टू मेक अ लार्जर पॉइंट। जब ये माना जाता है, ऐसी उम्मीद करी जाती है कि न्यू दिल्ली यानी कि इंडिया विल कंटिन्यू टू एंगेज वॉशिंगटन यानी कि अमेरिका, जब तक हम कंटिन्यू करेंगे एंगेज होना वॉशिंगटन के साथ और ब्रसेल्स के साथ में, टू कंक्लूड कि हम जब तक फाइनलाइज नहीं कर देते अपनी रेस्पेक्टिव ट्रेड टॉक्स को। MEA का स्टेटमेंट जो है इज मेंट टू मेक अ लार्जर पॉइंट, ये एक बहुत बड़े पॉइंट को इशारा करता है MEA का, ये जो बोल्ड स्टेटमेंट आया है। नाइदर द US नॉर द EU कैन डिसाइड विच कंट्री इंडिया विल पार्टनर और ट्रेड विथ। ना तो US, ना तो अमेरिका, और ना ये यूरोपियन यूनियन
कैन डिसाइड, ये डिसाइड नहीं कर सकते कि किस कंट्री के साथ इंडिया अपना पार्टनरशिप रखेगा और किसके साथ में हम व्यापार करेंगे। तो ये यूएस और अमेरिका की कोई वो नहीं है कि ये डिसाइड नहीं करेंगे, ये तय नहीं करेंगे कि हमारा पार्टनर कौन होगा भारत का और हम किसके साथ व्यापार करेंगे, ये हम तय करेंगे। कैन के साथ डिसाइड आया है, कैन मॉडल है और मॉडल के साथ में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। That message is being underlined in visits by Security Advisor Ajit Doval and External Affairs Minister S. Jaishankar to Moscow to prepare for the Russian President's visit to India later this year. ये जो मैसेज हमने दिया इज बीइंग अंडरलाइन, इसको बिल्कुल हाईलाइट करा इन विजिट्स बाय सिक्योरिटी एडवाइज़र, जो हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल साहब हैं, और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब, यार क्या हो गया, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर एस जयशंकर टू मॉस्को, जब ये मॉस्को गए, टू प्रिपेयर फॉर द रशियन प्रेसिडेंट विजिट टू इंडिया लेटर दिस ईयर। और अब अमेरिका रशिया के प्रेसिडेंट हैं, क्या नाम है उनका, पुतिन साहब, तो पुतिन साहब की विजिट होनी है इंडिया में इस साल, तो ये चीज़ें वहाँ पर भी मैसेज अंडरलाइन किया गया है, हाईलाइट किया गया है। India's sovereignty is non-negotiable and its foreign policy choices cannot be manipulated by other countries, no matter how significant their own ties with India are. इंडिया की जो सॉवर्निटी है, हमारी जो संप्रभुता है, इज नॉन नेगोशिएबल, ये नॉन नेगोशिएबल है, एंड इट्स फॉरेन पॉलिसी, और इट्स यानी कि इंडिया, हमारी इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, हमारी जो चॉइसेस हैं, कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड, इसको कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता बाय अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज इसको हस्तक्षेप नहीं कर सकती। नो मैटर हाउ सिग्निफिकेंट देयर ओन टाइज विद इंडिया, चाहे हमारे देश के साथ उनके कितने भी मजबूत रिश्ते हों, लेकिन हमारी फॉरेन पॉलिसी को हम डिसाइड करेंगे, ना कि कोई दूसरा देश। बहुत प्यारा एडिटोरियल था, काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से सामने आया है। चलिए भाई, मज़ा आया पढ़ के, अच्छा लगा, एक जियो पॉलिटिक्स की पिक्चर सामने आई कि अब हमारा क्या स्टैंड है अमेरिका और यूएई को लेकर। कॉम्प्रहेंशन एमसीक्यूज करते हैं। व्हाट प्रॉम्प्टेड इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स टू इशू अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट ऑन अगस्त 4, 2025। बताइए भाई, कौन सा, किस चीज़ ने प्रॉम्प्ट किया, किस चीज़ ने हमको उकसाया कि भाई मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने हमारी एक इश्यू करा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट 4 अगस्त 2025 को। एक ईयू का प्रपोजल आया कि भाई आप एक्सपेंड करो ब्रिक्स को, ऐसी कोई बात सामने नहीं। ट्रंप के अनाउंसमेंट आए ऑफ इंक्रीज टैरिफ्स, हाँ उन्होंने 25% के टैरिफ्स लगाए, 25% के हमारे देश पर टैरिफ लगाए, और ईयू ने सैंक्शंस लगाए। इसके बाद हमारे देश की विदेश मंत्रालय ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जारी किया। बी ऑप्शन ही करेक्ट है। ट्रेड डील का फेयरवेल, जापान के साथ तो कोई जिक्र ही नहीं आया। डिप्लोमेटिक मीटिंग इंडिया रशिया की कोई बात ऐसी सामने नहीं है इस तरीके की, हाँ होगी, पुतिन साहब आएंगे देश में, लेकिन वो उसकी वजह से थोड़ी ना हमने ये स्टेटमेंट जारी किया। व्हाट जस्टिफिकेशन डिड इंडिया ऑफर फॉर कंटिन्यूइंग इट्स रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, भाई क्या जस्टिफिकेशन इंडिया ने दिया है, इंडिया ऑफर फॉर कंटिन्यूइंग इट्स रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स, क्या जस्टिफिकेशन दिया। इट इज़ चीपर देन अदर ऑप्शन, नहीं चीपर तो नहीं बताया हमने। टू सपोर्ट रशिया इन इट्स वॉर, नहीं रशिया को वॉर में सपोर्ट करने के लिए, ये भी हमने नहीं बताया। इट वॉज अनकरेज बाय द यूएस ने हमको अनकरेज करा था कि भाई हम स्टेबलाइज करेंगे ग्लोबल मार्केट्स, हाँ यही तो वजह थी। बाइडेन के समय पर, जब बाइडेन राष्ट्रपति थे, तब उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि भाई आप रशिया से ऑयल परचेज करिएगा, जिससे कि ग्लोबल मार्केट्स को स्टेबलाइज किया जा सकता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अपियर एज अ रीजन फॉर इंडियाज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन विद द यूएस, इनमें से कौन सा नहीं दिखता एक रीज़न इंडिया की ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन का। एनवायरमेंटल सैंक्शन, जीएम फूड डिसएग्रीमेंट्स, इमिग्रेशन इश्यूज, या फिर ब्रिक्स मेंबरशिप कंसर्न, बताइए भाई जीएम फूड डिसएग्रीमेंट के बारे में जिक्र आया था। इमिग्रेशन इश्यूज़ की भाई जो हमारे साथ अमेरिका के चल रहे हैं, हमारे इमिग्रेशन पॉलिसीज़ को कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब कर रहा है, ये भी आया था। ब्रिक्स मेंबरशिप कंसर्न की, ब्रिक्स वाली बात को भी करता है, ये तीनों तो बातें आई थी। एनवायरमेंटल सैंक्शंस के बारे में कोई ऐसा जिक्र नहीं आया था, इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। पूछ रहा है कि डज नॉट अपेयर, किस इनमें से कौन सा नहीं है, ए ऑप्शन करेक्ट है। ग्रामर एमसीक्यूज करिएगा, आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइस इज नॉन नेगोशिएबल। इंडिया हैड बीन एनकरेज, ये क्या होता है यार। पहले तो पहले वाले ऑप्शन को देखो, पहले वाले ऑप्शन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस क्या है, प्लूरल है, इसके लिए इज क्या कर रहे हैं, यहाँ पर तो आर आना चाहिए, तो ये गलत हो गया। इंडिया हैड बीन एनकरेज, हैड बीन के साथ में तो आईएनजी फॉर्म आता है, तो यहाँ तो एनकरेज ना आके
एनकरेजिंग आना चाहिए था, काटो इसको। द सैंक्शंस इज, अब सैंक्शन इज, भाई सैंक्शन तो प्लूरल है अपने आप में, तो यहाँ पर इज क्या कर रहा है, यहाँ पर आर आना चाहिए था, तीसरा भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचता है डी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी चॉइसेस आर नॉन नेगोशिएबल, तो ये ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट। फिल इन द ब्लैंक करना है आपको। द एमईएज स्टेटमेंट इज द फर्स्ट, लग रहा है ना बेटा पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हो आप, ये क्वेश्चंस बिल्कुल एग्जाम में आपको ऐसे ही देखने को मिलते हैं ना, तो भाई देख लो कितनी एग्जाम ओरिएंटेड क्लास हमने इसको तैयार कर रखा है। द एमईएज स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सच क्लियर रिस्पॉन्स ऑन दैट इशू डैश द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। एमईए का स्टेटमेंट इज द फर्स्ट सच क्लियर रिस्पॉन्स, पहला ऐसा रिस्पॉन्स है क्लियर ऑन द इशू पर डैश द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट, सिंस फॉर ड्यूरिंग फ्रॉम द यूक्रेन कन्फ्लिक्ट नहीं, ड्यूरिंग उसके बीच में नहीं, ये आया है सिंस, कब से, सिंस, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सिंस मतलब कब से है कोई चीज़, उसके बारे में बता रहे हैं कि कब से, जब से कि यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है और बिल्कुल डेफिनेट पॉइंट है, तो इसके लिए फिर सिंस लगाएंगे। अगर हमको क्लियर नहीं होती कि भाई कब से है, पॉइंट नहीं पता चलता, तो फिर ये यहाँ पर हम फोर लगाते, तो ए ऑप्शन इसमें सिंस करेक्ट है। नेक्स्ट, इंप्रूव करना है आपको अंडरलाइन पार्ट को। इंडिया वुड सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ नहीं, इकोनॉमिक सिक्योरिटीज़ नहीं होती, इकोनॉमिक सिक्योरिटी करेंगे यूज़, ये ऑप्शन सिक्योरिटीज़ की वजह से कट गया। से इंडिया वुड सेफगार्डिंग नहीं, वुड के साथ में तो फर्स्ट फॉर्म आएगी ना, वुड क्या है मॉडल, और मॉडल के साथ में आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सेफगार्डिंग तो आईएनजी है, ये वैसे कट जाएगा, दो ऑप्शन कट गए। सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हाँ ये ठीक लग रहा है। सेफगार्डेड, अब देखो मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वुड के साथ में, तो सेफगार्डेड क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको भी काट दो, सी ऑप्शन बचता है। सेफगार्ड करेगा इट्स नेशनल इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट प्लूरल रहेगा, एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, ठीक है। पहले ऑप्शन में और सी ऑप्शन में कितना फ़र्क है, नेशनल इंटरेस्ट होते हैं बहुत सारे, तो ये प्लूरल आ जाएगा, लेकिन इकोनॉमिक सिक्योरिटी ये तो एक ही बात है ना, तो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ गलत कर दिया था, इसलिए यहाँ पर केवल सिक्योरिटी लगाएंगे, सी ऑप्शन इसलिए करेक्ट है। क्लॉज टेस्ट करते हैं बेटा, क्लॉज टेस्ट पढ़िएगा, इसको करिएगा। क्लॉज टेस्ट, आफ्टर मंथ्स ऑफ रेस्ट्रेंट इंडियाज फॉरेन ऑफिस फाइनली डैश बैक अगेंस्ट वेस्टर्न प्रेशर ओवर इट्स कंटिन्यूड डीलिंग्स विद रशिया। महीनों की संघर्ष के बाद, रेस्ट्रेंट के बाद, इंडिया के फॉरेन ऑफिस ने, मतलब हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ने फाइनली क्या करा है, हेल्ड बैक अगेंस्ट वेस्टर्न प्रेशर, पुश्ड बैक, स्ट्रक या फिर हिट, पुश बैक करा है, हमने उसका विरोध किया है, अगेंस्ट वेस्टर्न प्रेशर ओवर इट्स कंटिन्यूड डीलिंग्स, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द यूएस had declared increased tariffs and the EU imposed sanctions on the veterinary refineries citing India's alleged support for Moscow। यूएस ने डिक्लेयर कर दिए टैरिफ्स 25% लगा दिए, EU ने इम्पोज कर दिया हमारे ऊपर सैंक्शंस वेडिनार रिफाइनरी पर, साइटिंग, और ये कहते हुए कि भाई इंडिया का अलीज्ड सपोर्ट है मॉस्को यानी कि रशिया को, ये बात कहते हुए हम पर सैंक्शन लगा दिए। हाउएवर, लेकिन इंडिया डिफेंडेड इट एक्शन, इंडिया ने डिफेंड करा अपने एक्शन को, स्टेटिंग दैट, और क्या कहते हुए हमने डिफेंड करा अपने आप को, कि इट्स ऑयल इम्पोर्ट्स फ्रॉम रशिया, हम जो ऑयल इम्पोर्ट्स कर रहे हैं रशिया से, आर डैश नेशनल कंपल्सन रादर देन पॉलिटिकल अलाइनमेंट, कि ये जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं ऑयल का रशिया से, ये क्या है, वॉलंटरी नेशनल कंपल्सन है, नहीं सेल्फिश। अब अपने आप को हम डिफेंड कर रहे हैं, सोचो हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने आप को हम सेल्फिश बता देंगे, कभी नहीं बता सकते। वॉलंटरी बता देंगे कि भाई हम खुद की इच्छा से कर रहे हैं, नहीं, डिफेंड कर रहे हो आप, कुछ ना कुछ ऐसी बात बताओगे जो जस्टिफाइबल हो। फॉरेन नेशनल कंपल्सन, भाई विदेशी तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, वाइटल नेशनल कंपल्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बहुत ज़रूरी हमारी एक मजबूरी है, जिसकी वजह से हम ऑयल इंपोर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि हमको सस्ते दे रहा है रशिया, तो इसलिए हम वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बी ऑप्शन, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट रहेगा। द MEA फर्दर पॉइंटेड आउट वेस्टर्न हिपोक्रेसी नोटिंग that the same countries continue to trade with Russia for essential goods like LNG and minerals। तो MEA ने फर्दर पॉइंट आउट करा कि भाई जो वेस्टर्न है ना, इनकी हिपोक्रेसी देखिए, रशिया के साथ खुद से डील कर लेते हैं, खुद से ट्रेड कर लेते हैं, LNG और मिनरल्स वगैरह को परचेज करते हैं, लेकिन हम अगर कर रहे हैं तो फिर हम पर सैंक्शंस लगा रहे हैं। इन इट्स स्ट्रॉन्गेस्ट टोन येट, अभी तक की अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टोन में, इंडिया ने रीअफर्म करा है दैट इट्स स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक डिसीजन, हमारे जो स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक डिसीजंस हैं, हमारे जो फैसले हैं, हमारे जो निर्णय हैं, विल रिमेन टैस बाय एक्सटर्नल कोर्जन, कि भाई जो बाहर का प्रेशर है उससे क्या रहेंगे हम, मैनिपुलेट रहेंगे, बाहर के
कोर्जन यानी कि बाहर के प्रेशर में, हम मैनिपुलेशन में रहेंगे, नहीं हो सकता। एनफोर्स में रहेंगे, नहीं होगा। प्रॉम्प्टेड, हम उकसाए जाएंगे, हम दूसरों के द्वारा चलाए जाएंगे, नहीं, डी ऑप्शन भी कटेगा। अनइन्फ्लुएंस्ड रहेंगे हम, हमारे जो डिसीजंस हैं विल रिमेन अनइन्फ्लुएंस्ड, हमारे खुद उस पर किसी का एक्सटर्नल कोर्जन का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा। ये ऑप्शन एकदम करेक्ट है। PQRS करिएगा बेटा। रीअरेंज करना है पार्ट्स टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। In deciding who India trades with, the MEA made it clear that neither the US nor the EU have any role and that sovereignty is a non-negotiable. स्टार्टिंग से पकड़ेंगे, लास्ट से पकड़ेंगे, बीच में से कोई चीज़ें पकड़ेंगे और क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पकड़ो भाई, स्टार्टिंग से पकड़ो इसको जल्दी फटाफट। एंड आ गया, एंड जब आएगा तो उससे पहले कोई ना कोई बात पहले करी जा चुकी होगी, काट दो ऐसे ऑप्शन को। उसके बाद इन डिसाइडिंग, किस बात, किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी, इन डिसाइडिंग तभी आएगा क्योंकि पहले से कोई बात चलती आ रही है, तभी फिर कहा किस चीज़ में, इन डिसाइडिंग हु इंडिया ट्रेड्स विद, तो बी ऑप्शन भी कट जाएगा, नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। अब बचते हैं दो ऑप्शन, या तो क्यू से शुरुआत होगी या फिर आर से। नाइदर द यूएस, आर से शुरुआत कर लेते हैं पहले। नाइदर द यूएस नॉर द EU हैव एनी रोल, और आर के बाद लगाया उसने पी। इन डिसाइडिंग हु इंडिया ट्रेड्स विद, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर ट्रेड विद के साथ एकदम से एंड जोड़ दिया, आर पी फिर के एकदम से एंड, हु इंडिया ट्रेड्स विद एंड दैट सोवरेनिटी इज नॉन नेगोशिएबल, और लास्ट में उसने जोड़ा है क्यू, द MEA मेड इट क्लियर दैट। अब ये दैट पर बात खत्म हो गई, दैट लास्ट वर्ड है, दैट पर बात खत्म हो गई, इसके बाद कुछ तो आया होगा, तो क्यू पर तो एंड नहीं हो सकता, तो ये सी ऑप्शन भी कट जाता है। दो ऑप्शन बचते हैं, QRPS या फिर QPRS, तो अब आप डिसाइड करिएगा कौन सा है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई क्यू के साथ शुरुआत होगी क्यू से। द MEA मेड इट क्लियर दैट, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, मेड इट क्लियर, उसने क्लियर करा दैट। अब क्या क्लियर करा, क्यू के बाद आप आर लगाओगे या पी, दैट इन डिसाइडिंग हु इंडिया ट्रेड्स विथ, क्यू के बाद आप पी लगाओगे और फिर लगाओगे आप नाइदर द US, कोई सेंस नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा QRPS का, सॉरी QPRS का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो बी ऑप्शन कट जाएगा। एक ऑप्शन बचा ए। अब इसको ध्यान से देखो, पहले कहा कि भाई MEA ने मेड इट क्लियर, MEA ने क्लियर कर दिया, क्या क्लियर कर दिया ये बात बताएगा आपको आर ऑप्शन, कि भाई नाइदर द US, ना तो US, और नॉर द EU, ना EU, हैव एनी रोल, उनके कोई रोल नहीं है, और रोल कहाँ, किस चीज़ का रोल, इसको बताएगा आपको पी ऑप्शन। कैसा रोल, इन डिसाइडिंग हु इंडिया ट्रेड्स विद, ये डिसाइड करने में उसका रोल नहीं है कि भाई इंडिया किसके साथ ट्रेड करता है, व्यापार करता है, और विद के बाद फिर एक लास्ट चीज़ जोड़ी, एंड दैट सोवरेनिटी, और ये जो सोवरेनिटी है इज़ नॉन नेगोशिएबल, ये हम खुद से डिसाइड करेंगे, तो ये QRPS इज़ द करेक्ट सीक्वेंस, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नीचे आंसर की दी गई है, PDF से आपको आंसर की मिल जाएगी, और PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पर। सभी बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट PDFs वहाँ पर डेली बेसिस पर आपको मिलती रहती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये जो जितने वर्ड्स आपने स्टार्टिंग में करे थे, उनके शॉर्ट फॉर्म्स भी मैं 2 या 3 वर्ड में उनको मैं एक्सप्लेन वहाँ पर करता रहता हूँ, डेली बेसिस पर करते हैं उसको। चलिए भाई, अब हम करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट काम वीडियो का, वोकैब प्रैक्टिस विद ट्रिकी MCQs। जितना आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है उस सबको हम करेंगे यहाँ पर ट्रिकी MCQs के साथ में रिवाइज, जिसके बाद तो भाई इस प्रैक्टिस के बाद तो सब कुछ हट जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू टैक्टिक्स। टैक्टिक्स का मतलब होता है स्ट्रेटेजी, प्लानिंग, तो स्पॉन्टेनिटी तो नहीं है, रिएक्शन नहीं है, स्ट्रेटेजी या फिर हेजिटेशन, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। स्ट्रेटेजी को ही बोलते हैं टैक्टिक्स। नेक्स्ट, चूज करना सेंटेंस जहाँ पर फॉरबियरेंस यूज करा गया करेक्टली। फॉरबियरेंस का मतलब होता है सहनशीलता। ही शोड फॉरबियरेंस बाय एक्टिंग इम्पल्सिवली। इम्पल्सिवली अगर आपने मजबूरी में एक्ट कर दिया तो फिर ये आपकी क्या फॉरबियरेंस है, आपकी सहनशीलता तो है ही नहीं। हर फॉरबियरेंस इन ट्रैफिक जैम्स इज एडमिरेबल, उसकी जो सहनशीलता है ट्रैफिक जाम में वो एडमिरेबल, हाँ ये ऑप्शन तो ठीक लग रहा है। फॉरबियरेंस कोज्ड हिम टू क्विट अर्ली, अगर किसी के अंदर सहनशीलता होती तो कोई अर्ली क्विट कर सकता था क्या, नहीं, काटो इसको। देयर फॉरबियरेंस टर्न इनटू अग्रेशन, अच्छा किसी की सहनशीलता अग्रेशन बन गई, कैसे बन जाएगी, ये तो गलत है, बी ऑप्शन बचता है, यही हमारा करेक्ट आंसर है। व्हाट अपोजिट पूछ रहा है सब्सटेंशियल का। सब्सटेंशियल होता है बहुत इंपॉर्टेंट। द कंपनी मेड अ सब्सटेंशियल डोनेशन टू द रिलीफ फंड, इसका पूछ रहे हैं आपसे उल्टा अपोजिट। जनरस, टाइनी, कंसिडरेबल, क्रिटिकल। जनरस, कंसिडरेबल और क्रिटिकल तीनों तो इसके सिनोनिम हो गई, बचता है टाइनी यानी कि छोटा सा, मामूली सा, बी ऑप्शन इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑड वन आउट करना है आपको इन रिलेशन टू एड। एड कौन होता है, पार्टनर, सपोर्टर, या फिर जो उसका असिस्टेंट होता है। सेक्रेटरी हो सकता है, एडवाइजर हो सकता है, असिस्टेंट, ये तीनों तो सेम हो गए भाई, तीनों चीज़ें सेम हो गई। एनिमी जो दुश्मन है, अपोनेंट, वो एड थोड़ी ना होता है, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है।
विच ऑफ दीज बेस्ट कैप्चर्स द यूज ऑफ ऑस्टेंसिवली, ऑस्टेंसिवली का इनमें से कौन सा यूज करेगा अच्छे तरीके से। तो पहले तो आप मुझे ऑस्टेंसिवली का मीनिंग ही बता दो भाई, ऑस्टेंसिवली का मीनिंग क्या होता है। ऑस्टेंसिवली का मतलब होता है कि कोई चीज़ जैसी दिख रही है वैसी है नहीं, यही तो मीनिंग होता है। तो आप देखते हैं इसमें, चलिए। शी वॉज ऑस्टेंसिवली क्राइंग बिकॉज ऑफ द ओपिनियंस, ओपिनियंस की वजह से वो ऑस्टेंसिवली, बिकॉज ऑफ द ऑनियंस, हाँ ऑनियन की वजह से वो ऑस्टेंसिवली क्राई कर रही थी। हाँ ये ऑप्शन बन सकता है भाई, पूरी चांस है इसका बनने का। ऑस्टेंसिवली ही इज़ अ शेफ एंड जेन्युइनली लव्स कुकिंग। तो ऑस्टेंसिवली क्या है, अब तो आप दोनों ऑप्शन देखो, अब इससे आपको समझ में आएगा। शेफ है कोई व्यक्ति और जेन्युइनली वो लव करता है कुकिंग, ऐसा कोई शेफ हो सकता है कि जिसको कुकिंग पसंद ना हो? भाई शेफ का तो काम ही कुकिंग है, तो ये ऑस्टेंसिवली बात तो नहीं होगी, ये तो लग नहीं रही है ही, ये रियलिटी है। ऑनियन है, ऑनियन से कोई क्राई करता है, बिल्कुल करता है, ये तो इसमें कोई ऑस्टेंसिवली वाली बात तो नहीं है कि लग रहा है, ऐसा है नहीं, ये तो रियल बात है ना दोनों, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट जाएंगे। ही वॉज ऑस्टेंसिवली लाइंग एंड क्लियरली कोट, वह ऑस्टेंसिवली लाई कर रहा था और पकड़ा गया। तो भाई कोई अगर व्यक्ति पकड़ा गया झूठ बोलते हुए तो ये ऑस्टेंसिवली तो बात नहीं हो रही है, तो क्लियर बात है, तो ये भी कट गया। डी ऑप्शन बचता है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा अभी देख लेते हैं। शी वॉज ऑस्टेंसिवली प्रेजेंट बट मिसिंग इन रियलिटी, हाँ ऑस्टेंसिवली तो प्रेजेंट थी बट मिसिंग थी इन रियलिटी, कहीं ना कहीं वो खोई हुई थी रियलिटी में, ऑस्टेंसिवली लग रहा था कि वो प्रेजेंट है। तो होता है ना कभी कई बार कि हम शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से तो कहीं पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन मेंटली हम मिसिंग है वहाँ से, तो ये डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ऑस्टेंसिवली ये काम हो रहा है। सुनाने में पूछा है कंक्लूड का, कंक्लूड का मतलब होता है खत्म करना, फाइनलाइज करना। बिगिन शुरुआत करना होता है, इंटरप्ट, रिफ्यूज, फाइनलाइज, फाइनलाइज हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट है, कंक्लूड यानी कि फाइनलाइज करना। नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है आपको कन्वेंशनल का। कन्वेंशनल होता है ट्रेडिशनल, पुराना, पुराने तरीके से। कंजर्वेटिव, ट्रेडिशनल, ऑर्थोडॉक्स या फिर एस्टेब्लिश्ड, बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑर्थोडॉक्स नहीं है, ये अनऑर्थोडॉक्स है। ऑर्थोडॉक्स होता तो इसका सिनोनिम ही था, ऑर्थोडॉक्स का मतलब ही वही होता है पुरानी परंपरा। ट्रेडिशनल, कंजर्वेटिव ये सब तो पुराना। एस्टेब्लिश यानी कि पहले से कोई चीज़ एस्टेब्लिश है, तो ये भी गलत है। अनऑर्थोडॉक्सी इसमें करेक्ट ऑप्शन है इसका, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, द वर्ड काउंटर पार्ट का मतलब क्या होता है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है सेम पोस्ट पर कोई व्यक्ति है अगर, अपोनेंट तो नहीं होता बैटल में। डुप्लीकेट कॉपी हो सकता है, इक्विवेलेंट इन डिफरेंट प्लेस, यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अलग जगह पर आपका जो बिल्कुल इक्विवेलेंट है, आपके ही पद पर कोई बैठा है तो उसको बोलते हैं काउंटर पार्ट, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ड्यू टू ए मिस्ड डैश द क्लाइंट कैंसल द प्रोजेक्ट, एक मिस्ड क्या, क्लाइंट ने कैंसिल कर दिया प्रोजेक्ट को। काउंटर पार्ट मिस कर दिया, डेडलाइन मिस कर दी, एंडेवर एम्पास है, डेडलाइन मिस कर दी होगी, डेडलाइन मिस हो गई, क्लाइंट ने प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया। भाई एंड तारीख तक, लास्ट डेट तक भी अगर कोई आपने प्रोजेक्ट नहीं कंप्लीट करा तो क्लाइंट तो उसको कैंसिल ही करेगा ना, तो फिर ये 9th का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच वर्ड मीन्स अ कंप्लीट स्टैंडर्ड स्टिल विथ नो प्रोग्रेस पॉसिबल, विच वर्ड, इनमें से कौन से वर्ड का मतलब होता है अ कंप्लीट स्टैंड स्टिल विद नो प्रोग्रेस पॉसिबल, कि भाई जहाँ पर प्रोग्रेस बंद हो चुकी है, अब कुछ वहाँ पर नहीं हो रहा, सब चीज़ें स्थिर हो गई हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इम्पासे। 10th का बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। इम्पासे का मतलब होता है जहाँ पर सारी प्रोग्रेस रुक चुकी है, ऐसी एक सिचुएशन, ऐसे एक पॉइंट। सैबर रैटलिंग ईडियम का है क्वेश्चन। सैबर रैटलिंग का मतलब होता है गिदड़ भभकी, युद्ध की धमकी देना। सीक्रेट इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं। मिलिट्री पोस्चरिंग और थ्रेट्स, हाँ ये हो सकता है। फिनेंशियल नेगोशिएशन तो है नहीं, पॉलिटिकल अलायंस भी नहीं है, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, मिलिट्री थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। येलो बेलीज का मतलब होता है डरपोक व्यक्ति, टेक बोल्ड रिस्क नहीं करता, काम अंडर प्रेशर नहीं रहता, रन अवे भाग जाता है डेंजर आते ही, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, डरपोक है येलो बेलीज। 12th का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। विच सिचुएशन बेस्ट इलस्ट्रेट्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इनमें से कौन सा सिचुएशन बताता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब कोई चीज़ हमको डिस्गाइज लग रही थी, बुरी लग रही थी, लेकिन वो अच्छी साबित हो गई। विनिंग अ लॉटरी हो सकता है। लॉजिंग अ जॉब एंड फाइंडिंग अ बेटर वन, एक जॉब खो गई और एक अच्छी जॉब मिल गई, तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है। फेलियर टू क्वालिफाई फॉर एन एग्जाम, फेलियर तो कैसे हो जाएगा एक ब्लेसिंग। गेटिंग स्टक, ट्रैफिक में फंस के, तो वो ब्लेसिंग थोड़ी ना है। दो बातें हैं, ए या बी, ए और बी में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन ज़्यादा सटीक है। विनिंग अ लॉटरी, आपकी लॉटरी लग गई, उसमें डिस्गाइज तो कुछ नहीं था। जब आप लॉटरी खेल रहे होंगे तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ मैं जीतूंगा, यही तो तभी तो खेलता है व्यक्ति, तो उसमें डिस्गाइज तो कुछ नहीं है, उसमें कुछ दुख तो नहीं छिपा। लेकिन जब आपकी जॉब गई तो आपको दुख लग रहा था, लेकिन आपने फिर एक नई पाली तो वो आपके लिए ब्लेसिंग हो गई, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। वर्ड टोन, डस, क्लॉक एंड डैगर, ये होते हैं रहस्यमयी चीज़ें। कैजुअल और ट्रांसपेरेंट नहीं, सीक्रेटिव एंड ड्रामेटिक, हाँ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 14 का। सीक्रेटिव और ड्रामेटिक का कोई चीज़ वही होती है क्लॉक एंड डैगर।
पुश बैक का मतलब होता है अपोज करना पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में। एक्सेप्ट कर लेना नहीं, इग्नोर कर देना नहीं, काउंटर करना, रेजिस्ट करना किसी एक मूव को। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चूज करना है आपको सेंटेंस वेयर अग्री विद का मतलब क्या होता है भाई, सहमत होना, एग्रीमेंट में होना, सेम ओपिनियन रखना। आई अग्री विद योर प्रपोजल हो सकता है। द वेदर अग्रीज विथ हर हेल्थ, वेदर एग्री करता है उसकी हेल्थ के साथ में, ऐसा तो कुछ नहीं होता, वेदर तो खराब होते रहते हैं। आई कांट एग्री विद दिस नॉनसेंस, इस नॉनसेंस के साथ में एग्री विद नहीं करता हूँ, ये भी छोड़ दो। सेंटेंस वेयर एग्री विद यूज इनकरेक्टली, अच्छा सॉरी गलत मांग रहे हैं, छोड़िए इसको, दोबारा सही है। आई अग्री विद योर प्रपोजल, ये तो बात ठीक है भाई, मैं आपके प्रपोजल के साथ एग्री विद करता हूँ, आपके साथ में हूँ, ये तो ठीक है। वेदर अग्रीज विथ हर हेल्थ, वेदर एग्री करता है उसकी हेल्थ की, मतलब वेदर के साथ उसकी हेल्थ ठीक हो रही है, ये भी ठीक है। आई कांट एग्री विद दिस नॉनसेंस, मैं इस नॉनसेंस के साथ में एग्री नहीं करता, ये भी ठीक है। ही एग्रीज विद द न्यू रूल्स, उसने अग्रीज करा है न्यू रूल्स के साथ में, ये क्या क्वेश्चन है यार, ये कैसा क्वेश्चन है। विच ऑफ द सेंटेंस वेयर एग्री विथ इज यूज्ड इनकरेक्टली, इनकरेक्ट तरीके से इसमें कौन सा यूज करा, ही एग्रीज विद टू द न्यू रूल्स। आई कांट अग्री विथ दिस नॉनसेंस, नहीं भाई ये इस क्वेश्चन का सेंस नहीं बन रहा, इसको छोड़ दीजिए। विच ऑफ दिस एक्शंस बेस्ट शोज एम एट इन यूज, कौन सा एक्शन इसमें से बता रहा है एम एट का मतलब, एम एट का मतलब होता है लक्ष्य एक तरफ करना। लॉन्चिंग ए स्कीम टू बेनिफिट ऑल सिटीजन्स, तो ये एक हो सकता है, हाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भाई, एक स्कीम लॉन्च करी तो उसको आपने कहाँ एम करा है कि भाई लोगों को बेनिफिट करने में, तो ये तो हो सकता है। कंप्लेनिंग अबाउट पुअर परफॉर्मेंस, अगर आप कंप्लेन कर रहे हो पुअर परफॉर्मेंस की, तो एम एट तो नहीं है उसमें कुछ भी, उस चीज़ के लिए लक्ष्य तो नहीं दिया ना किसी चीज़ को आपने। इग्नोरिंग द गाइडलाइंस, ये कैसे एम एट हो गया, ये भी नहीं है। अवॉइडिंग अटेंशन को अवॉइड करना ही। लॉन्च करी आपने एक स्कीम, तो उसका क्या एम है कि भाई वो बेनिफिट करेगी सारे सिटीजन्स को, ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अलाउ फॉर का मीनिंग पूछ रहा है, प्रिवेंट करना, मेक स्पेस फॉर ड्रॉ, इग्नोर करना फ्यूचर प्रॉब्लम्स को, या फिर हरी करना, बताइए भाई इसमें बताइए अलाउ फॉर का मतलब क्या होता है। पहली बात तो मुझे आप बताइए कि भाई अलाउ फॉर का मीनिंग होता क्या है। अलाउ फॉर का मतलब होता है या तो ध्यान में रखना या फिर परमिशन देना, यही तो मीनिंग है। तो प्रिवेंट कर रहे हो आप एंटायरली किसी चीज़ को। मेक स्पेस फॉर अ डिले, हाँ आप एक स्पेस छोड़ रहे हो डिले में, कि अगर डिले हो भी जाता है तो इतनी बड़ी कोई दिक्कत नहीं है, तो बी ऑप्शन ज़्यादा सटीक है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस इम्पेल, इम्पेल का मीनिंग पूछ रहा है। टू कवर समथिंग विद वैक्स, टू पियर्स समथिंग, इम्पेल का मतलब होता है पेनिट्रेट करना किसी चीज़ को, छेदना, भेदना किसी चीज़ को, तो पियर्स का मतलब भी भेदना होता है, छेदना होता है। समथिंग विद अ शार्प ऑब्जेक्ट, हाँ किसी एक शार्प ऑब्जेक्ट से आप किसी एक चीज़ को भेद रहे हो, छेद रहे हो, इम्पेल कर रहे हो, वही होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ दीज वुड मोस्ट लाइकली डिस्क्राइब अ जिलट, जिलट कौन है, कट्टर, बिल्कुल अंधभक्त। अ पर्सन हु इज ओपन टू ऑल व्यूज, अरे एक भी व्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ओपन तो किसी के लिए नहीं है वो। अ पर्सन विद एक्सट्रीम रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एक्सट्रीम रिलीजियस बिलीफ रखता है वो, पॉलिटिकल बिलीफ रखता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम कट्टर है एकदम, तो ये इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। चूज करना है आपको वर्ड, अ डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म, नॉर्मल से हटकर अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे, जिलेट तो अभी आया आपने, एंडेवर, अबेरेशन या फिर डेडलाइन, और नीचे है दूसरा। इन दोनों में से मैं देखता हूँ आपको करना कौन सा है, अभी इनमें से बढ़िया वाला क्वेश्चन लेंगे ना। एक डेविएशन फ्रॉम द नॉर्म ये बताना है आपको, या फिर सेंटेंस कौन सा यूज़ करेगा एंडेवर को करेक्टली। एंडेवर को छोड़ दीजिए, ये वाले ऑप्शन को मैं बताता हूँ। 21st का ऑप्शन आप बताएंगे 21st क्वेश्चन में कौन सा आंसर करेक्ट है। एक डेविएशन, नॉर्मल से हटके कोई चीज़ है तो उनमें से कौन सा, जेलट, एंडेवर, एबरेशन या फिर डेडलाइन। 22 में करा देता हूँ। विच सेंटेंस यूज एंडेवर को करेक्टली, एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट्स, प्रयत्न, ठीक है, जतन। ही मेड अ लास्ट मिनट एंडेवर टू फेल, अच्छा फेल होने के लिए उसने अपने लास्ट मिनट का एंडेवर लगाया, एंडेवर लगाया होता तो फेल क्यों हो जाता। मिलिट्री एंडेवर टू रिट्रीट अर्ली, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हर एंडेवर टू इम्प्रूव हेल्थ केयर वॉज रिमार्केबल, उसके जो एफर्ट्स थे, उसके जो एंडेवर थे हेल्थ केयर को सुधारने के लिए वॉज रिमार्केबल, तो 22 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। देयर एंडेवर इट वॉज हिडन इन क्लोक एंड डैगर, उनका जो एंडेवर था वो छिपा हुआ था, अरे नहीं छिपा हुआ, एंडेवर किसके छिपे रहेंगे, एफर्ट्स तो साफ आ जाते हैं भाई, उनका रिजल्ट निकलते हैं एंडेवर का, सी ऑप्शन एकदम करेक्ट रहेगा। नीचे आंसर की दी गई है, पीडीएफ से मिल जाएगी, और पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से। तो बेटा आज 10 क्वेश्चन में से अगर आपके 7 बन रहे हैं, अच्छा स्कोर है। और कितने 22 क्वेश्चन हैं, 22 में से एक तो खराब ही हो गया था क्वेश्चन, तो 22 में से अगर आपके क्वेश्चंस बन जा रहे हैं लगभग 16, तो ये ठीक है, 6 गड़बड़ आप कर सकते हो, अदरवाइज तो 16 क्वेश्चन आप बनाएं आज।
32 में से अगर आपके 23 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, 32 में से अगर 23 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो ये एक अच्छा स्कोर है आपकी। अच्छी, आप डेली बेसिस पर बहुत कुछ सीख रहे हो और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ऑलराइट, वीडियो अच्छी लगी है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको समझ में आता है, मेरे वर्ड सिलेक्शन एग्जाम ओरिएंटेड लगते हैं, वीडियो को लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे चीज़ों को, सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए बेटा, आप लगातार तैयारी में बने रहिएगा और मुझे पूरी उम्मीद है आपकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।